अस्सलाम वालेकुम, आई एम असमार और वेलकम करता हूँ आपको चैनल PHY मेंटोर पे। उम्मीद है कि आप सब खैर और आफियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं MD कैट के लिए क्लास। हमारा जो फर्स्ट सेशन हुआ था जिसमें हमने हाफ पेपर सॉल्व किया था फ़िज़िक्स के लिए, यानी ये आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर का 2016 का हम पेपर सॉल्व कर रहे थे। 22 MCQs हमने इसमें से सॉल्व कर लिए थे और बकाया 22 रह गए थे। यानी आपको पता चलती कि 2016 में हमारे पास जो एंट्री टेस्ट होता था UHS के लिए फ़िज़िक्स के, उसमें 44 MCQs शामिल होते थे, लेकिन अब क्राइटेरिया चेंज हो गया। अब 44 की बजाय 40 MCQs आपके फ़िज़िक्स में से लिए जाएंगे UHS के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जहाँ से हमने वो MCQs छोड़े थे वहाँ से। तो ये देख लें, ये 22 MCQs हमने कर लिए थे। आपको याद होगा कि दी वायर मेड ऑफ कॉपर बिलोंग टू विच स्पेसिफिक काइंड ऑफ मटेरियल। तो इसका आंसर हमारे पास आया था डक्टाइल मटेरियल। तो आज हम 23 से स्टार्ट करेंगे। कहता है दी रिलेशन आर अवर Na इज इक्वल टू 1.38 multiplied by 10⁻⁻25 joule per Kelvin in a gas law is known as Avogadro constant, Charles constant, Newton constant, Boltzmann constant। तो ये देखिए चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कि R के आपके पास आइडियल गैस कांस्टेंट है, Na एवोगाड्रो नंबर है, तो इनके बिटवीन जो रेशियो है वो आपकी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आती है। इनके बिटवीन रेशियो भी आपको याद होनी चाहिए। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो मैग्नीट्यूड है, ये वैल्यू, ये भी आपको याद होनी चाहिए। वो MCQs किसी भी तरह से पूछ सकता है। तो ये सिंपल सा MCQs है। तो नेक्स्ट चलते हैं 24 की तरफ। कहते हैं द रिलेशन PV इज इक्वल टू nRT शोज विच लॉ ऑफ फिजिक्स। तो वो कहता है ये रिलेशन किस लॉ को शो करता है फिजिक्स में से? चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोज लॉ, न्यूटन्स लॉ, आइडियल गैस लॉ। तो देखिए R मैंने आपको पहले बताया आइडियल गैस कांस्टेंट है, तो PV इज इक्वल टू nRT। केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है कि ये आइडियल गैस लॉ है आपके पास। आइडियल गैस लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीपल जो है वो इक्वल होता है nRT के। n इसमें नंबर ऑफ मोल्स हैं, R आपके पास आइडियल गैस कांस्टेंट या जनरल गैस कांस्टेंट है, और T आपके पास टेम्परेचर है। तो नेक्स्ट की तरफ कह रहा है द रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम अ बस्ट टायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये रैपिड जो आपके पास टायर जब बस्ट हो तो एयर एस्केप होगी, वो कौन सा प्रोसेस होगा? कहता है एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, कूलिंग प्रोसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो देखें आपने तकरीबन 2 प्रोसेस पढ़े हैं FSC में, एक एडियाबैटिक और आइसोथर्मल। इसके अलावा आपने आइसोकोरिक या आइसोबैरिक या आइसोबाथ ये प्रोसेस नहीं पढ़े। तो आइसोथर्मल में आपने पढ़ा है कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, वेरी नहीं करता, और स्लोली वेरिएशन होती है, स्लो चेंज आती है। अगर एक्सपेंशन होगी तो वो भी स्लोली होगी, अगर आपके पास कंप्रेशन होगा तो वो भी स्लोली होगा। लेकिन एडियाबैटिक इसका रेसिप्रोकल है, इसमें आपके पास स्लोली नहीं होता, सडन चेंज आती है। एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो, सडनली चेंज आएगा। तो ये भी आपके पास सडन चेंज है, रैपिड एस्केप, फौरन। तो इसलिए आपके पास ये एग्जाम्पल जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस की होगी। एडियाबैटिक प्रोसेस में आपके पास टायर बस्ट होने से सडन जो है वो एयर एस्केप कर जाएगी। फिर नीचे कहता है विच रिलेशन एग्जैक्टली डिस्क्राइब द आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस को कौन सा रिलेशन एग्जैक्टली डिस्क्राइब कर रहा है, बयान कर रहा है? फर्स्ट वो A कहता है Q इज इक्वल टू W। Q क्या आपके पास एब्जॉर्ब या रिलीज हीट है, W आपके पास क्या वर्क है, इनटू द सिस्टम या ऑनटू द सिस्टम। फिर W इज इक्वल कहता है माइनस डेल्टा U। तो डेल्टा U आपके पास क्या है, इंटरनल एनर्जी है। इसी तरह आपके पास C क्या है, Q इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U, और D आपके पास Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वो पूछ रहा है। तो इससे पहले ही मैंने बताया कि आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, आपकी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपके पास क्या आता है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W।
तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू आपका 0 हो गया। जब 0 पुट करेंगे तो Q इज इक्वल टू W आ जाएगा। तो इसका मतलब है आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, Q इज इक्वल टू W। मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ये आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस, ये देख लें, ये आइडियाबैटिक भी है। आइडियाबैटिक के लिए ये W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U, क्योंकि Q इसमें 0 रहता है। और ये एग्जांपल भी है, दी रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम बस टायर, जो पीछे आपने पढ़ी और इसका आंसर आइडियाबैटिक था। और ये ऊपर आइसोथर्मल के लिए है। तो आइसोथर्मल में देखिए वो कहता है डेल्टा U इज इक्वल टू 0 और उस वक्त Q इज इक्वल टू हो जाएगा W के, यानी आपकी एब्जॉर्ब या रिलीज हीट वर्क डन ऑन द सिस्टम के इक्वल होगी। उम्मीद है कि आपको ये पता चल गया होगा। A turbine is working as a heat engine and takes that from a hot body 427 degrees Celsius and exhausts into a body at 77 degrees Celsius. Then what is possible efficiency? हाँ, ये वो कहता है एफिशिएंसी बताएं जबकि हाई टेम्परेचर या हार्ड टेम्परेचर आपके पास 427 डिग्री सेल्सियस है और लो टेम्परेचर रिजर्वायर आपके पास 77 डिग्री सेल्सियस है। तो पॉसिबल एफिशिएंसी बताएं। तो देखिए एफिशिएंसी का रिलेशन भी आपने चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा। मैंने इधर ये सॉल्व किया हुआ है आपके लिए। ये देखिए आपके पास हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है आपके पास 427, तो आप इसे केल्विन में चेंज करने के लिए प्लस 273 कर लेंगे। इसी तरह लो टेम्परेचर रिजर्वायर है आपके पास 77 और प्लस 273 कर लेंगे, ये भी केल्विन में आ जाएगा। तो एफिशिएंसी आपने फाइंड आउट करनी है। तो परसेंटेज एफिशिएंसी के लिए आपके पास रिलेशन क्या है, T1 माइनस T2 यानी हाई टेम्परेचर रिजर्वायर माइनस लो टेम्परेचर रिजर्वायर डिवाइडेड बाई हाई टेम्परेचर और मल्टीप्लाई बाई 100%, यानी ये रिलेशन आप पुट कर लेंगे। ये वैल्यू आपके पास जो आएगी इसमें से ये वैल्यू माइनस करेंगे और दोबारा इस पर डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी। उम्मीद है कि कैलकुलेटर अगर आप पास रखें तो इजीली ये फाइंड आउट कर सकेंगे। ये सेकंड ईयर क्लास है, नेक्स्ट आप खुद कर लेंगे, मुझे पता आप कर लेंगे। 28 है, कहता है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नैंड गेट x इज इक्वल टू a डॉट b, x इज इक्वल टू a प्लस b, x इज इक्वल टू a डॉट b बार, x इज इक्वल टू a प्लस b होल बार। तो देखिए नैंड गेट के लिए, एंड गेट के लिए आपका रिलेशन आ जाता है x इज इक्वल टू a डॉट b। ये 10th में भी आपने पढ़ा। डॉट जो है वो एंड को शो करता है a एंड b। तो नैंड है, नैंड का मतलब क्या है, एंड का उल्ट आपने कर दिया, उसके शुरू में नॉट गेट लगा दिया। तो एंड गेट की जो इक्वेशन होगी उसके ऊपर आप ये बार लगा दें तो वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो नैंड गेट का जो बुलियन एक्सप्रेशन होगा वो x इज इक्वल टू a डॉट b होल बार आ जाएगा। नेक्स्ट 29 है, कहते विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रुथ टेबल ऑफ नैंड गेट। नैंड गेट के लिए ट्रुथ टेबल कौन सा होगा, तो देखिए रिलेशन उसने ऊपर आपको ये दे दिया है, a डॉट b होल बार करेंगे। तो ये देखिए पहले हम देखते हैं 0.0 इज इक्वल टू 1 उसने लिखा है, 0.1 इज इक्वल टू 0 लिखा है। यहाँ तक तो ठीक था, ये इसने फिर जो है वो चेंज कर गया। अगर ये भी आपके पास 1 हो जाता, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाई 1 आपके पास आंसर 0, जब आप बाहर लेंगे तो वो 1 में हो जाएगा। इसका मतलब है ये फर्स्ट टेबल नहीं है। तो सेकंड देखते हैं। सेकंड में वो कहता है आपके पास A0 B0 और लास्ट आउटपुट आपके पास 1, फिर 0 1 आउटपुट 1 1 0 आउटपुट 1 1 1 आउटपुट 0। देखिए ये आपके पास 0.0 करें तो आंसर आएगा 0, तो जब उसका बाहर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1। इसी तरह 0.1 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0, फिर उसका बाहर करेंगे तो वो भी 1, फिर 1.0 करेंगे तो उसका भी आंसर 0, फिर उसका बाहर लेंगे तो वो भी 1, फिर 1.1 करेंगे तो उसका आंसर भी 0 और उसका भी बाहर लेंगे तो आपके पास 1.1 करेंगे तो आपका आंसर 1, उसका बाहर करेंगे तो आपके पास 0। सो आपका करेक्ट ट्रुथ टेबल बी पार्ट वाला होगा। उम्मीद आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट वो कहता है इफ द लेंथ विथ एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल देन इट्स कैपेसिटेंस बिकम्स डबल, हाफ, 4 टाइम, 8 टाइम। वो कहता है कि आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है और जो प्लेटें आपकी आपने उसकी लेंथ भी विथ भी डबल कर दी है और उनके बिटवीन सेपरेशन यानी उनके बिटवीन डिस्टेंस भी डबल कर दी है। तो फिर बताएं कैपेसिटेंस कैसी होगी।
तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसका रिलेशन याद होना चाहिए। ये रिलेशन था आपके पास इसके लिए कि सी जब आप मीडियम इंसर्ट करते हैं तो इक्वल हो जाता है ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। ये आपके पास ये देखें वो क्या कहता है कि आपने लेंथ भी डबल की है, विथ भी डबल की है। इसका मतलब है एरिया क्या होता है आपके पास, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विथ। तो जब ये दो डबल करेंगे तो एरिया आपका 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। और ये डी सेपरेशन है दो प्लेट्स के बिटवीन, वो कहता है ये भी आपने डबल की है तो ये 2 ही रहेगी। तो आ जाएगा आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर 2d कह लें। तो इसका मतलब क्या है कि नीचे से जो 2 है ऊपर 4 पे जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका 2 बचेगा। मैं आपको थोड़ा सा करके बता देता हूँ। यानी ये देखें आपका एरिया इक्वल हो गया 4a के, ए प्राइम इसे कह लें, यानी लेंथ और विड्थ बढ़ाने से। और सेपरेशन डी आपके पास, क्योंकि ये भी हमने डबल की, और ये आपके पास आ गई 2d के। अब देखें, अब आपको पता चल रहा होगा कि ए आपके पास 4a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आ गया, नीचे 2d आ गया। तो 2 4 पे डिवाइड हो गया, आपका आंसर 2 रह गया। और आगे आपके पास यही होगा जो कि सी मीडियम के इक्वल होगा। सो आपके पास जो एरिया और सेपरेशन सारी चीजें यानी लेंथ विड्थ और सेपरेशन डबल करने से आपके पास कैपेसिटेंस जो है वो डबल हो जाएगी। ये आपके पास आंसर करेक्ट होगा, इसका एग्जैक्ट आंसर डबल। क्योंकि बताता चलो अगर क्लियर नहीं हुआ तो ये देखें सी मीडियम आपका प्राइम इज इक्वल टू 4a एप्सिलॉन नॉट C इज इक्वल आपके पास 4a एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन r डिवाइडेड बाई 2d। तो ये देखें 2 1 टाइम 2 टाइम। तो C इज इक्वल टू, अगर इसे आप प्राइम कह लें तो ये आपके पास आ जाएगा 2a एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन r डिवाइडेड बाई d। और ये सारा इक्वल c के, तो c प्राइम इज इक्वल आ गया आपके पास 2c के। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये डबल हो गई कैपेसिटेंस। यानी अगर आप लेंथ भी विड्थ भी और सेपरेशन भी डबल करें तो आपके पास उसकी कैपेसिटेंस जो है वो डबल हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये पता चल गया होगा, क्लियर हो गया होगा ये कंसेप्ट कि ये कैसे आपके पास डबल हुई है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट MCQs की तरफ। 30 हमारे हो गए, ये 31। अच्छा, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि और दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए, वो भी ये पेपर इजीली सॉल्व कर सकें। क्योंकि 31 है हमारे पास, कहता है रेजिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट फेसेस ऑफ स्क्वायर थिन फिल्म ऑफ एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर हैविंग थिकनेस ऑफ 1 माइक्रोमीटर if resistivity of material is 10⁻⁻6 ohm will be। हाँ जी, वो कहता है कि रेजिस्टेंस क्या होगी दो अपोजिट फेसेस के लिए अगर उनका एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर हो और थिकनेस उनकी चौड़ाई या लेंथ जो है वो आपके पास 1 माइक्रोमीटर हो। और फिर वो कहता है साथ उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो 10⁻⁻6 ओहम है। यानी उसने आपको सब वैल्यूज दे दी हैं, एरिया भी दे दिया है आपको, उसके साथ साथ रेजिस्टिविटी भी दे दी है और साथ ये लेंथ भी दे दी है। तो वो रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं। तो आपको रिलेशन याद होना चाहिए, रिलेशन में आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसके लिए ये देखें, ये रिलेशन था आपके पास R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। देखिए रो भी उसने आपको दे दी है
ये मैं आपको बताता चलूँ कि रो भी उसने आपको दे दी है, यानी रो भी उसने आपको दी है। रो आपके पास ये 10⁻⁶ ओम, एल आपके पास 1 माइक्रोमीटर, इसे स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज कर लीजिएगा मीटर में। 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ मीटर करेंगे तो वो लेंथ आ जाएगी, और 1 मिलीमीटर स्क्वायर इसे भी मीटर में कर लीजिएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब है एरिया भी आ गया, लेंथ भी आ गई और रेजिस्टेंस भी आ गई, तो सॉरी रेजिस्टिविटी भी आ गई, तो आप रेजिस्टेंस इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कैसे करेंगे फाइंड आउट। ये रिलेशन है आपके पास R इज इक्वल टू रो L ओवर A। तो देखिए रो उसने आपको दी है 10⁻⁶, ये रेजिस्टिविटी है। आगे आपके पास उसने लेंथ भी आपको 1 माइक्रोमीटर का मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ या 10⁻⁶। तो एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। तो अब देख लें ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड, तो पावर्स ऐड होंगी। ये आपके पास 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 10⁻⁻3, तो -3 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -9 आपका आंसर आ जाएगा 10⁻⁹। 1 माइक्रोमीटर रेजिस्टेंस का इसमें आपके पास आंसर नहीं है, आंसर आपका बन रहा है 10⁻⁹ 9। तो 10⁻⁹ उसने दिए नहीं। 10⁻⁻ रेजिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट फेसेस ऑफ स्क्वायर थिन फिल्म ऑफ एरिया थिकनेस, यानी सपोज ये आपके पास स्क्वायर है, इसकी थिकनेस ये लेंथ ही बनती है। तो आपके पास करेक्ट आंसर 10⁻⁹ आता है, जो कि उसने इसमें नहीं दिया। तो ये देख लीजिएगा, इस तरह के एमसीक्यूज भी वो दे रहा है। काफ़ी सारे पीछे भी आए थे हमारे पास जिनका आंसर इसमें शामिल नहीं था। 32 है, कहता है टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन गिवन सर्किट। तो ये देखिए उसने सर्किट दिया है, ए आपके पास ये रेजिस्टेंस 5 ओम है, फिर वो ऐसे ही चला गया 5 ओम, फिर ये 5 ओम, फिर ये 5 ओम। तो वो कहता है इनकी टोटल रेजिस्टेंस बताएं। तो देखिए टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए अब सबसे पहले क्या करें, इन तीन पैरेलल जो रेजिस्टेंसेज ये लगी हुई हैं इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके इसके साथ लगा दें। तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में आ जाएगी। तो सीरीज के लिए आप टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लें तो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो देखिए हमारे पास ये तीन रेजिस्टेंसेज हैं। तो तीन रेजिस्टेंसेज के लिए ये हमने किया था कि तीन रेजिस्टेंसेज आपके पास, सॉरी मैं एक दफा ये सारा क्लियर कर लूं। तो देखिए टोटल रेजिस्टेंस आपके पास है 1/RE। आपको पता है पैरेलल में रेजिस्टेंस जो है वो डिवाइड होती है। तो 1/R1 मैं लिख रहा हूँ 5, उसकी वैल्यू है, प्लस 1/R2 उसकी भी वैल्यू 5 है, प्लस 1/R3 उसकी भी वैल्यू 5 है। तो 1/RE इज इक्वल आपके पास आ गया, तीनों का एलसीएम 5, ये भी 5 है आपके पास।
तो देखिए जब एलसीएम आपके पास 5 तो ऊपर सेम है, 1 + 1 + 1 आपके पास क्या आ जाएगा 3। तो देखिए 1/r इज इक्वल टू हो गया 3/5। तो आर ई आपको चाहिए, अब रेसिप्रोकल करेंगे दोनों साइड पे, इधर भी उल्टेंगे इधर भी उल्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 5/3। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 3 रेजिस्टेंसेस हैं आपकी, इन तीनों की जगह पे आप एक ही रेजिस्टेंस पुट करेंगे, वो कितनी होगी, ये 5/3 होगी। इन तीनों की जगह पे आपने एक रेजिस्टेंस लगा दी। तो अब देखिए जब आप एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, आर ई इस 5 के साथ सीरीज में आ जाएगा। तो अब सीरीज के लिए आपको पता है कि आप ऐड कर देते हैं, तो उस वक्त आपका आंसर आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू 5 प्लस आर ई। तो देखें 5 आर ई की वैल्यू है आपके पास 5/3, अभी आपने फाइंड आउट की। तो इसका एलसीएम आपके पास कितना आ गया, 3 एलसीएम आ गया आपके पास। तो 15 + 5 + 5 ये आपका क्या आ जाएगा 20/3। 20/3 आ गया आपके पास। तो ये आपका आ गया 36 टाइम पॉइंट, फिर 36 टाइम ये 6.6 ओम, यानी आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें से वो ये आ गया 6.6 ओम। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं 33 की तरफ। कहता है F इज मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर, नो इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर बाय मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री with the magnetic field, then the force become F/2, 2F, F/√2, √2F। हाँ जी, तो देखें ये कंडक्टर के लिए है, मूविंग कंडक्टर के लिए आपने फोर्स बतानी है कि अगर 45 डिग्री के एंगल से आप उसे मूव करवाएं, या 45 डिग्री के एंगल से अगर आपके पास किसी कंडक्टर पे फोर्स लग रही है, तो उसकी मैक्सिमम फोर्स कैसी होगी। तो इसके लिए देखें रिलेशन था आपके पास, मैं बताता हूँ, रिलेशन था आपके पास इसके लिए F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। तो साइन यहाँ पे उसने कितना दिया आपको 45 डिग्री। तो अब देखिए आपके पास 45 अगर आप पुट करते हैं तो F इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ILB डिवाइडेड बाई √2। तो ILB आपका मैक्सिमम फोर्स है, तो F इज इक्वल टू आ जाएगा F/√2। उम्मीद है कि आपको ये समझ आएगी होगी, यानी F इज इक्वल टू आपका सॉरी ये देखिए आपके पास फोर्स F इज इक्वल टू ILB साइन 45। तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो लिहाजा आपका रिजल्ट आ जाएगा F इज इक्वल टू ILB/√2, या उसे आप लिख सकते हैं F/√2। यानी आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आ जाएगा F इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई √2। तो √2 आपके पास ये √2 होगा, इधर लिखा नहीं जा रहा √2, तो आपको बता दें ये √2 आ जाएगा आपके पास, यानी ये 2। तो करेक्ट आंसर F प्राइम इसे कह लेना। ILB आपके पास वो कहता है मैक्सिमम फोर्स, यानी उसने दिया आपको F इज मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर। तो ये मैक्सिमम जब हो तो F इज इक्वल टू ILB होगा, क्योंकि साइन 90 आता है आपका मैक्सिमम फोर्स के लिए, तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो F इज इक्वल टू आ जाएगा ILB। तो ILB की जगह पे आप F पुट कर दें, तो साइन 45 की वैल्यू √2, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया √2।
उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, कहता है इफ वी डबल ऑल द पैरामीटर ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड थीटा इज इक्वल टू 90 देन मैग्नेटिक फोर्स बिकम्स हाफ डबल 8 टाइम 4 टाइम। तो यही देखें, यही रिलेशन आपके पास। अब वो कहता है ऑल पैरामीटर्स आर डबल, आई भी डबल, एल भी डबल, बी भी डबल और साइन 90। तो देखें आई डबल अब जब करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 8 साइन 91 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये 8 टाइम फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, 8 टाइम आपकी फोर्स इंक्रीज होगी। ये देख लें आपके पास ये थी F इज इक्वल टू आई एल बी साइन 90। तो I भी डबल कर दिया, L भी डबल कर दिया, B भी डबल कर दिया। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई तो 8 ILB। तो इसका मतलब क्या है कि 8 टाइम आपकी जो फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा 8 टाइम। अब नेक्स्ट 35 वो कहता है The force acting on a current carrying conductor will be maximum if the angle between magnetic field and conductor is 0 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री। तो देखिए अब यहीं से आपको पता होना चाहिए कि साइन है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 आती है। तो मैक्सिमम फोर्स उस वक्त होगी जब आपके पास एंगल कितना होगा 90 डिग्री का होगा। या आप ये कह देंगे कि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बिटवीन एंगल जो है वो 90 डिग्री आए और वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, तो फिर मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। नेक्स्ट 36 है, कहता है द शैडो ऑफ द बोन्स इन एक्स-रेज फोटोग्राफिक फिल्म अपीयर्स लाइटर देन द सराउंडिंग फ्लैश ड्यू टू। यानी कहता है कि शैडो ऑफ बोन्स जो है एक्स-रेज का फोटोग्राफिक फिल्म के लिए लाइटर कब होगा, जब फ्लैश किसकी वजह से लाइटर होगा। ए वो कहता है बोन्स रिफ्लेक्ट ग्रेटर अमाउंट ऑफ एक्सरेज, क्योंकि बोन्स जो है वो ग्रेटर अमाउंट ऑफ एक्सरेज रिफ्लेक्ट करती हैं। सेकंड वो कहता है बोन्स एब्जॉर्ब लेस अमाउंट ऑफ एक्सरेज, बोन्स लेस अमाउंट एब्जॉर्ब करती हैं। थर्ड वो कहता है बोन्स एब्जॉर्ब ग्रेटर अमाउंट ऑफ एक्सरेज, बोन्स ज्यादा अमाउंट एब्जॉर्ब करती हैं इसलिए लाइटर हो जाता है वो पार्ट। या डी वो कहता है बोन्स टोटली रिफ्लेक्ट एक्सरेज, टोटली रिफ्लेक्ट कर देती हैं। तो ये चैप्टर नंबर 20 में आपने पढ़ा था एक्सरेज के यूजेस में कि आपके पास बोन्स जो हैं वो मैक्सिमम अमाउंट एक्सरेज की एब्जॉर्ब करती हैं जिसकी वजह से वो लाइटर हो जाती हैं, यानी आपके पास प्रोमिनेंट हो जाती हैं, आपको नजर आना शुरू हो जाती हैं। मैं ये आपको बता भी देता हूँ, ये आपके पास तो ये देख लें, ये बोन्स आपको लाइटर नजर आ रही हैं, ये बाकी से ये डार्क हैं, ये लाइटर हैं, आपको बोन्स क्लियरली नजर आ रही हैं। तो ये वो कहता है शेडो ऑफ बोन्स अपीयर्स लाइटर देन द सराउंडिंग फ्लैश, इर्द गिर्द के निस्बत ये लाइटर है। कहता है इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट बोन्स कंटेन ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स विद अ हाई एटॉमिक नंबर एंड सो दे एब्जॉर्ब ग्रेटर अमाउंट ऑफ इंसिडेंट एक्स रेज देन फ्लैश। तो देख लो, वो कहता है जब फ्लैश लगता है तो बोन्स जो है वो एटॉमिक नंबर हाई होने की वजह से, ये भी याद रख लें, ये भी वो पूछ सकता है, एटॉमिक नंबर हाई होने की वजह से ग्रेटर अमाउंट जो है वो एब्जॉर्ब करेंगी और लाइटर हो जाएंगी। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट वो कहता है द एटम इज एक्साइटेड टू एन एनर्जी लेवल EI फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल E0, द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड इज। वेवलेंथ उसने आपसे पूछ लिया है E0 माइनस EI ओवर HC, EI माइनस E0 ओवर HC, HC ओवर EI माइनस E0, EI ओवर HC माइनस E0 ओवर HC। तो ये देख लें, ये आपके पास थर्ड पोस्टुलेट है बोहर्स का। उसमें आपने पढ़ा था कि जब भी आपके पास कोई एटम एक्साइट होता है, लोअर से हायर में जाता है, तो उस वक्त आपके पास वो फोटोन एमिट करता है और उसकी एनर्जी आपने प्रूव की E इज इक्वल टू, उस वक्त आपने लिखा था En माइनस EP शायद, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी थर्ड पोस्टुलेट इसका ये आ गया आपके पास, ये देख लें, ये है वो। कहता है व्हेन एवर एन इलेक्ट्रॉन मेक अ ट्रांजिशन दैट जंप्स फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल स्टेट En टू अ लोअर एनर्जी स्टेट E0, अ फोटोन ऑफ एनर्जी HF इज एमिटेड सो दैट HF इज इक्वल टू En माइनस EP।
तो इस f की जगह पे आप c ओवर लैम्डा पुट कर देंगे, f इक्वल होता है c ओवर लैम्डा के, तो ये बन जाएगा 8c ओवर लैम्डा। तो जब ये 8c ओवर लैम्डा आ जाएगा आपके पास, तो लैम्डा की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, उसने वेवलेंथ पूछी, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 8c डिवाइडेड बाई आ जाएगा en माइनस EP। तो इसमें देख लें आपके पास ये आपका रिलेशन एक ही है, 8c डिवाइडेड बाई EI माइनस E नॉट, ये आपकी आ जाएगी c वाला पार्ट वेवलेंथ के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। f की जगह पे c ओवर लैम्डा, तो इधर नीचे लैम्डा आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा इसकी जगह पे, ये इसकी जगह पे, तो लैम्डा इज इक्वल टू ऊपर बन जाएगा 8c ओवर en माइनस EP। तो यहाँ पे en माइनस EP की जगह पे है EI माइनस E नॉट। चलते नेक्स्ट MCQs की तरफ। तो नेक्स्ट वो कहता है Which one of the following gas is the lasing or active medium in the laser tube? हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देख लें एक्टिव और लेजिंग मीडियम आपके पास, ये हीलियम नियॉन लेजर आपने पढ़ा था, उसमें एक्टिव या लेजिंग मीडियम जो है वो आपके पास है नियॉन होता है। मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ये आपके पास नियॉन आता है, ये आपका लेजर। तो देख लो वो कहता है जब आप इसे फिल करते हैं तो उस ट्यूब में आपने 85% हीलियम रखी होती है, 15% आपका नियॉन होती है। तो वो कहता है दी नियॉन इज द लेजिंग और एक्टिव मीडियम। नियॉन इसमें लेजिंग या एक्टिव मीडियम के तौर पे बिहेव करेगी, यानी आपको लेजर जनरेट करवा के देगी। इसके अलावा आपको इसकी वेवलेंथ वगैरह सब कुछ फाइंड आउट करनी आनी चाहिए, और ये पता नहीं चाहिए किस कलर का फोटोन यहाँ से मिट होंगे या किस कलर की लेजर लाइट जनरेट होगी हीलियम नियॉन लेजर से। आप इस पैराग्राफ को कंप्लीट पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि रेड कलर की अमिट होती है इसमें से। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी, कहता है द टारगेट ऑफ एक्सरे ट्यूब इज मेड अप ऑफ विच मेटल? आयरन, निकल, ब्रास, टंगस्टन। तो देखें एक्सरे ट्यूब के लिए आप उसे बनाते हैं टंगस्टन के थ्रू, क्योंकि टंगस्टन आपके पास एक ऐसा मटेरियल है जिसका बॉइलिंग और जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह से आप एक्सरेज यूज़ करते हैं, क्योंकि एक्सरेज हाई एनर्जेटिक होती हैं। तो आप ऐसी मेटेरियल यूज़ करेंगे जिससे जब एक्सरेज उस पर जाके फॉल करवाएं तो उससे कोई इफेक्ट ना हो। तो टंगस्टन मटेरियल आप यूज़ करते हैं एक्सरे जनरेट करवाने के लिए। तो फिर वो नेक्स्ट है 40, कहता है द एक्सरे कंसिस्ट ऑफ हाई एनर्जी प्रोटॉन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी गामा रेज, हाई एनर्जी फोटॉन्स। तो देखिए एक्सरेज क्या आपके पास हाई एनर्जी फोटॉन्स हैं, या हाई एनर्जी फोटॉन्स आपके पास सबमिट होते हैं इनर्शियल ट्रांजिशन के थ्रू। नेक्स्ट कहता है इन बर्नौली इक्वेशन द टर्म हाफ रो वी स्क्वायर इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट एरिया, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ। तो देखिए बर्नौली इक्वेशन की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसका मतलब है ये हाफ रो वी स्क्वायर जो है आपका काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो उम्मीद है आपको ये पता चल गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। 41 हमारे हो गए, तो ये 42 आपका आ गया। कहता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन बाय mgh ओवर रो GH। तो देखिए आपने रिलेशन पढ़ा था P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये रो GH इसमें जो है वो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए है। 43 है, कहता है इफ जनरल इक्वेशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज गिवन बाय द इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा। कहता है वेयर m इज एन इंटीजर, अगर m इंटीजर हो तो देन फर्स्ट डार्क इफ फ्रिंज अपीयर्स फ्रॉम m विल बी इक्वल टू 2/3, 1/2, 0 एंड 1। और उसने आपको ये रिलेशन दे दी है, ये आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पाथ डिफरेंस है। कहता है अगर पाथ डिफरेंस ये हो तो फर्स्ट डार्क इमेज कहाँ पे बनेगी? तो देखें डार्क इमेज के लिए आपके पास जो है वो रिजल्ट हाफ लैम्डा की फॉर्म में आना चाहिए। 1/2 लैम्डा है या 3/2 लैम्डा है या 5/2 लैम्डा है एंड सो ऑन 7/2 लैम्डा है, तो वो डार्क इमेज को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए फर्स्ट डार्क इमेज अब 2/3 रखेंगे फिर भी नहीं आएगी, 1/2 रखेंगे फिर भी नहीं आएगी, 1 लैम्डा आ जाएगा रिजल्ट। अगर आप m को 0 पुट कर दें
तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा हाफ लैम्डा। उस वक्त फर्स्ट डार्क फ्रिंज बन जाएगी। नेक्स्ट आपके पास 44 है, कहता है फॉर ब्राइट फ्रिंज फॉर्मेशन द पार्ट डिफरेंस इज n प्लस हाफ लैम्डा वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 n लैम्डा वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 लैम्डा स्क्वायर, ये इंटीजर है सब। तो अब देखें ब्राइट के लिए वो कह रहे हैं, तो ब्राइट में याद रखना आपके पास हाफ नहीं आएगा, ब्राइट आपके पास इंटीजर होंगे 1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ब्राइट के लिए आपके पास जो पार्ट डिफरेंस है वो n लैम्डा है। ये आपने प्रूव किया चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर में कि ब्राइट फ्रिंजेस के लिए पार्ट डिफरेंस जो होता है वो n लैम्डा होता है। उम्मीद है कि आपको आज के तमाम MCQs क्लियर हो गए होंगे। तो काइंडली अगर कोई आपके पास इसमें सजेशंस वगैरह हैं तो वो लाजमी दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।